मैं लेके आ रहा हूँ द फ्लैश 14 सीरीज फॉर मैथ्स। 14 डेज, 14 जुलाई, 14 पेपर्स। जुड़ना ना भूले सुबह 5:30 बजे मेरे साथ डेली ओनली ऑन SSC अड्डा ऑफिशियल चैनल। भगवान नमस्कार दोस्तों, SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के, फिर मुंह से निकलने वाला था करंट अफेयर की, आज के GS GK की, और फिर देखते हैं कि आज हम लोग क्या बेहतर, क्या बेहतरीन और क्या उससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अब नहीं है कमिंग सून, अब तो हो चुका है गुड इवनिंग वाली बात, क्योंकि सर लॉन्च हो चुका है वरदान। वरदान बैच को आप Y182 कूपन कोड के साथ ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, जिसमें आपको कई सब्जेक्ट्स, चाहे आप मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें या बिहार कांस्टेबल की या फिर बात करें SSC MTS हवलदार की, ये बैच 11 तारीख से पढ़ाया जाएगा। और इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके, क्लियर है, स्टैटिक जीके, यह सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो रेडी रहिएगा। और सर ये बैच बड़ा महंगा है, नहीं मेरे लल्ला, मैंने वादा किया था बैच सस्ते से सस्ता रहेगा। लगभग 198 रुपीज में ये बैच पड़ेगा इस कोड के थ्रू। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि इसी कोड से लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा कूपन कोड है और इस कूपन कोड से लेने से आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है और ये बैच भी कंप्लीटली मेरा है। तो आप समझ सकते हैं कि ताकि मेरे पास एक डाटा तो रहे, आपके सिलेक्शन के बाद बात तो करूं, आपकी समस्याओं को तो सुन सकूं, इसलिए मेरा जोर रहता है Y182 कूपन कोड की तरफ। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को MTS के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और सारे एग्जाम के लिए जी जान लगा के जुड़ जाना है। तो आइए तिरंगे को एक बार सैल्यूट करते हैं और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अच्छा, तिरंगे को सैल्यूट करूं, आज के लेक्चर को मैं शुरू करूं, तो जैसा कि हम लोगों ने 2 दिन पहले, आई थिंक 1 जुलाई को, हम लोग इस फॉर्मेट में पढ़े थे 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 पॉलिटी, 10 जियोग्राफी, 10 साइंस, 10 स्टैटिक जीके, 10 करेंट अफेयर। तो ये पैटर्न बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा था। तो क्या शुरू, अच्छा, हर 10 क्वेश्चन के लिए कै मिनट चाहिए? सब लोग कमेंट करके जरा मुझे बताओ कि अगर 10 क्वेश्चन, आई थिंक कि हर क्वेश्चन, हर सब के लिए 5 मिनट पर्याप्त रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब सर 6 गुणे 5 कर दे, 6 गुणे 5 कर दे, टोटल 30 मिनट में आपके लिए 6 सब्जेक्ट के धुआंधार क्वेश्चन ला दें। सही रहेगा ना भाई? देखो GS है, एक क्वेश्चन में तुम 30 सेकंड से ज्यादा क्या लगाओगे? ये तो बहुत ज्यादा समय है, सच है ना? हर सेक्शन 5 मिनट। तो आज तारीख है आपके 3 जुलाई और खतरनाक ढंग से लगे रहो, क्योंकि आपके एग्जाम का डेट है 2 सितंबर। ये वाला फॉर्मेट सही है ना? मैं ये फॉर्मेट लेके क्यों चल रहा हूं? क्योंकि यही सेम फॉर्मेट मेरे वरदान बैच का है, वरदान बैच। और वरदान बैच का हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिया जाएगा, जो आप लेना है Y182 कूपन कोड से, और ये आपको पड़ेगा लगभग 198 रुपीज में। ये आपका कूपन कोड है, ठीक है, ये आपका कूपन कोड है। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं इन सब्जेक्ट्स का खेल। तो 7:06 हो रहे हैं और 3 जुलाई। अब शुरू करते हैं इनसे थोड़ा सा, ठीक है ना? शुरू वाले में थोड़ा टाइम देंगे ताकि अन्य स्टूडेंट भी जुड़ जाएं, ठीक है? शुरू वाले में थोड़ा सा टाइम देंगे, हिस्ट्री में 10 मिनट दे देंगे ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी जल्दी से लाइव हो जाएं। तो एक बार, अच्छा एक बात और बता दें, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं आपके शहर पटना में, ठीक है ना? अब आप कहेंगे सर पटना आप कब आ रहे हैं, तो मैं उसका आंसर दे दूं, 16 जुलाई को मेरी मुलाकात होगी अपने पटना के स्टूडेंट से, बिहार के स्टूडेंट से, जो भी यहां पहुंच जाएगा। एड्रेस वगैरह मैं इसी लेक्चर के लास्ट में बता दूंगा, टाइमिंग भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? टाइमिंग भी क्लियर कर दूंगा। और हाँ, वॉइस के लिए यार ये हम भूल गए थे, ये थोड़ा सा दूर था, ठीक है, ये थोड़ा सा दूर था, ठीक है? तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने सेशन की और देखते हैं सेशन में क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन हिस्ट्री स्टार्ट। पहला क्वेश्चन
5-5 मिनट का है, ठीक है ना। वरदान बैच 11 जुलाई से लाइव होगा। तो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और सब पे 5 मिनट। अगला, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? अब थोड़ा जुड़िएगा जोरदार ढंग से। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? सर अखिल भारतीय हरिजन संघ की 1932 में स्थापना हुई थी, गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1930 ईस्वी में सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत फेमस था। 1931 में सर गांधी इरविन समझौता, गांधी जी इरविन समझौता हुआ था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपके दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपके लिए एक थोड़ा सा इंपैक्टफुल रहेगा। और 1932 में अगर हम लोग कह दें तो पूना पैक्ट भी हुआ था, जो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे कहां के सिपाही थे? आप आंसर करिए, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सर इनके द्वारा दिया गया नारा जो था, मारो फिरंगी को, क्लियर है? इनके द्वारा दिया गया नारा जो था वो था मारो फिरंगी को। और मारो ये कहां के थे? सर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। और मंगल पांडे ने जिन 2 अंग्रेजों को मारा था, उस एक अंग्रेज का नाम था ह्यूसन और एक अंग्रेज का नाम हुआ था बाट, ठीक है ना। एक अंग्रेज का नाम था बाट, इन दोनों को मारा था। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? सर निश्चित तौर से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ी गई। ये वाली जो थी ये लड़ी गई थी 1556 में, द्वितीय युद्ध। मुगल और अंग्रेज तो आपस में कई बार बाद में आगे चल के भिड़े, अकबर और लोदी के बीच में ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है ना, अकबर और लोदी के बीच में। तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई। सर पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। हेमू सर भारत का 14वां विक्रमादित्य था। एक्चुअली विक्रमादित्य कोई राजा नहीं था, विक्रमादित्य एक उपाधि थी जो इतिहास में 14 लोगों ने ली थी। और आखिरी विक्रमादित्य कौन था? तो हेमू था। क्लियर है? अच्छा, अकबर का एक नाम आपको और बता देता हूं। अकबर को अर्श-ए-असियानी भी कहा जाता था, मतलब स्वर्ग में रहने वाला अकबर को कहा जाता था। अकबर को दक्षिण का बादशाह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्षिण का बादशाह भी अकबर को कहा जाता था। अकबर को आप क्या कहते हो? मोहम्मद जलालुद्दीन। ओरिजिनल नाम क्या था? मोहम्मद जलालुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के संस्थापक कौन थे? सर मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? देखो हर 10 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दूंगा। गीत गोविंद सर किसने लिखा था? तो आपके जयदेव ने लिखा था, ठीक है ना। कालिदास की किताबें रत्नावली, कालिदास की किताबें आपके अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम और आपके मालविकाग्निमित्रम, ये अक्सर आपके पेपर में आता रहता है। गुप्त समय काल के थे ये। बक्सर का युद्ध कहां लड़ा गया था? सर कब लड़ा गया था? सॉरी, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? सर बी ऑप्शन 1764 में। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? सर भारत की तरफ से 3 शासक थे वर्सेस कौन था? अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले का नाम था हेक्टर मुनरो, ठीक है ना। कई बार पूछता है कि कौन लड़ा था। इसी तरीके से पेपर में आपसे वो जो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, प्लासी में अंग्रेजों की एक तरफ से तो आप जानते ही हो नवाब सिराजुद्दौला लड़े थे। तो नवाब सिराजुद्दौला तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था ये आपके पेपर में पूछता है। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। अगला, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? देखो हर 10 क्वेश्चन के बाद फॉर्मेट चेंज, 10 क्वेश्चन के बाद हिस्ट्री खत्म, पॉलिटी शुरू। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन जो आश्रम है, रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये पड़ता है सर तमिलनाडु में। और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त।
कई लोग सोच रहे होंगे आंसू सर इतना तेज ये टीचर क्यों पढ़ा रहा है? लल्ला इसलिए कि मैं तुम्हारा 1 मिनट नहीं खराब करना चाहता। मेरे मुंह से 1 मिनट में अगर शब्द निकले 4 निकले तो 4 तुम्हारे काम के होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे सर क्या धीरे धीरे। अरे कम से कम इतने देर में मैंने 300 इंफॉर्मेशन तो दी। अपने जिस कर्म को करना उसे ईमानदारी से करना ही पैशन है। जैन धर्म में मति का ज्ञान का क्या अर्थ होता है? सर जैन धर्म में इंद्रियों की गतिविधियों के माध्यम से धारणा है। जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? जैन धर्म के सिद्धांत को लाला हम लोग सैयदवाद कहते हैं। जैन धर्म के बारे में जानिए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जो 24वें थे वो थे आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने किस भाषा में ज्ञान दिया है? सर इन्होंने प्राकृत भाषा में ज्ञान दिया है। जैन धर्म 2 भाग में बटा हुआ है आपके, श्वेतांबर और दिगंबर। क्लियर है? अगला, मौर्य काल कहां से कहां तक था? सर मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होकर के बृहद रथ पर समाप्त था। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 322, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। और बृहद रथ जो कि मौर्य वंश का आखिरी शासक था उसके मरने तक था। तो 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री समाप्त। अगले पे जाएं। अगला, अच्छा अब जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो चूंकि हमने बात किया था यार 8-9 मिनट लग गया यार, जबकि हमने हर 10 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट डिसाइड किया है। चलिए जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। कूड़ा करकट जल है। सर जियोग्राफी में तो टाय टाय फिश, जियोग्राफी में तो टाय टाय फिश। कूड़ा करकट जल सर रसोइयों से जो जल निकलता है उसे हम गार्बेज वाटर कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगला, पहाड़ों की सतत श्रृंखला जो भारत की तट रेखा के लगभग समांतर है, जिसका उत्थान अचानक से होता है, वो कौन सी है? सर उसका उत्थान भारत अचानक से होता है, दैट इज पश्चिमी घाट। ठीक है ना? भारत की तट, देखो तट रेखा के पास अरावली है नहीं, तट रेखा के पास सतपुड़ा है नहीं, 2 ही ऑप्शन हो सकते थे, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। देखो ऐसे क्वेश्चन में जो धैर्य रखेगा वो आंसर कर लेगा। यहां तट रेखा दे दिया ना, अरावली पर्वत समुद्र से टच कर रही है क्या? सतपुड़ा पर्वत, तो ये 2 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे, पूर्वी घाट और वो। और भारत की तट रेखा के समांतर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? सह्याद्री। अगला क्वेश्चन, अरे इसका आंसर सी। एक्चुअली क्या है कि अभी मुझसे रिमोट दब गया तो आ गया आंसर। वैसे लिथियम की खोज भी भारत में हुई है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में माना जा रहा है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बताना, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सर ये ऑप्शन मालदीव सबसे छोटा द्वीप है। अच्छा भारत वाले मालदीव सिंगापुर बड़ा तगड़े से घूमने जाते हैं। मालदीव नेपाल पैसा कम लगता है ना। अगला, दामोदर घाटी निगम क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन। यह क्वेश्चन एमटीएस से लेकर सीजीएल तक में पूछा हुआ है। और दामोदर वैली कारपोरेशन है स्टैच्यूटरी बॉडी, संवैधानिक बॉडी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्यों? बताइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्यों? कल सुबह से आपके लिए द 10 मिनट शो भी शुरू कर रहा हूं। पहले तो कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलेगी। करंट अफेयर के क्लास के ठीक बाद आपका कल से द 10 मिनट शो रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण टाइड एंड एब, ज्वार और भाटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? ज्वार और भाटा के लिए प्रसिद्ध है, टाइड एंड एब एंड फ्लैट। खैर, पृथ्वी की सतह क्या कहलाती है जब यह सूर्य से देखो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे, सूर्य से सबसे कम, अपसौर उपसौर। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर बनेगा अपसौर। नेक्स्ट, अच्छा 20वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन 10 जियोग्राफी की जगह पॉलिटी आ जाएगा। निम्नलिखित में से भूमध्य सागर से भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिम भाग की ओर उठने वाली वायु कौन सी है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है? बताइएगा। आंसर करो, सब लोग लग के करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर स्ट्रेटोस्फीयर। अब पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार यार सब लोग लाइक कर दो। और हां, इस लेक्चर की पीडीएफ कहां मिलेगी? अड्डा के ऐप पर। अड्डा के ऐप की लिंक आपके चैट बॉक्स में लगी है, उस पर क्लिक करके 15-20 MB का है, डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसकी लिंक, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंध पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? सर उस आयोग का नाम था सरकरिया आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं आते आपके पेपर में, इस स्टैंडर्ड पे पहुंचता है। हर बार राष्ट्रपति और कैग और लोकसभा ही पूछ के आपको खुश नहीं कर देता है एग्जामिनेशन हॉल में। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? बताओ आपको कौन सा कर लग रहा है जो राज्य सरकार सर ऊपर के सभी कर लेती है भाई। स्टेट ड्यूटी, सेल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, ये सब राज्य सरकार के मुद्दे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर, ये कर वाला सेक्शन ऐसा था कि चाहे एमटीएस से लेकर सीजीएल किसी राज्य स्तर का भी एग्जाम दोगे ना, ये वाला सेक्शन लोग गलत करके आते हैं, ये वाला सेक्शन गलत करके आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती है? सर आयकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? एक्चुअली है क्या कि मैंने टैक्स वाले सारे क्वेश्चन, खास करके ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपके लिए लेकर के आया हूं कि भैया ये ना मतलब इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है और थोड़ा पॉलिटी में भी, तो मैंने वो उठा लिए 5 इकोनॉमिक्स के, अब 5 पॉलिटी के। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सहायता अनुदान से संबंधित है? सर सी ऑप्शन 275। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? बताइएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है सी ऑप्शन अनुच्छेद 66। अगला, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? सर जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से सी ऑप्शन पार्लियामेंट, संसद का एक भाग है राष्ट्रपति है, वो हटा सकता है। अगला, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इस प्रकार है 6 साल, 4 साल, 7 साल, 5 साल। सर जनरली उनका कार्यकाल 5 साल का होता है और यहां पे उसका टिक कर देते हैं। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी किसके पदेन अध्यक्ष हैं? तो सर राज्यसभा के। पहले राज्यसभा सभापति कौन थे? तो सर डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। राज्यसभा का सबसे पहला नाम जब राज्यसभा आया था 13 मई 1952 को जब पहली बैठक हुई थी तो क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। अब शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चन। रेडी सब लोग? अब साइंस के लिए रेडी हो? चलिए बताइएगा। और याद रखिएगा इस क्लास की पीडीएफ आपको अड्डा के ऐप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अड्डा के ऐप की लिंक वो लगी है, क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लें, पीडीएफ लास्ट मिल जाएगी। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? बताओ भाई। किसी पृष्ठ के ऊपर, सरफेस के ऊपर तेल लगा हो और उसके ऊपर पानी की बूंदें नहीं चिपकेंगी, क्यों? क्योंकि सर ड्यू टू लैक ऑफ एडहेसिव फोर्स। 2 तरीके के बल होते हैं, एक आसंजक बल, एक सासंजक बल। सासंजक बल चिपकाता है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स दोनों को दूर ले जाता है, तो दैट इज एडहेसिव फोर्स। अगला, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? बताओ। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन आपको करना है, ठीक है ना? नहीं तो ठीक है, दुनिया चली रही है, आपकी भी चली रही है, हमारी भी चलती ही रहेगी, ठीक है ना? ठीक है ना, बताइएगा। ए ऑप्शन फ्लूइड। एक्चुअली थोड़ा सा लाइव क्लास में थे, एक दोस्त ने भेज दिया कि इंपॉर्टेंट मैसेज, तो हम पढ़ लिए उसका इंपॉर्टेंट मैसेज। और दोस्त, हर एक दोस्त आगे आप जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घनी विस्कासी होता है? तो सबसे अधिक विस्कस होता है तेल, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कैपिलरिटी एकमात्र कारण नहीं है? बताइएगा। कैपिलरिटी एकमात्र कारण नहीं है, तो कैपिलरिटी एकमात्र कारण नहीं है द राइज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू लीव, ठीक है ना? बाकी इन तीनों के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण है, इसके लिए नहीं है। अच्छा, आज के क्वेश्चन टफ हैं, तो लोगों की सांसें थोड़ी थोड़ी अटक सी रही हैं कि अरे गुरुजी आज क्या लेके आ गए, अरे क्या क्या लेके आ गए। स्टैंडर्ड पेपर भी तो सॉल्व करोगे कि खाली बाबरा या आर्टिकल 368 और गंगा नदी का नाम भागीरथी था करके एकदम मार ताली बजा बजा के खुश हो जाओगे। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, फट जाए क्या करे, उसको भी याद करके रखें, क्योंकि सर ऊपर चल के एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वायु दाब घट जाता है। एक बंद, अच्छा क्वेश्चंस कैसे कैसे लग रहे हैं, टफ मत लिखना यार, लिख दो कि हाँ सर आज ठीक ठाक हो गया। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दाब पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव ग्रोज फर्स्ट एंड देन सेटल, पहले बढ़ेगा और फिर स्थिर हो जाएगा। अब सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं
इसकी पीडीएफ जरूर ले लेना और 2-4 बार पढ़ लेना। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। किस ताप पर होता है? तो पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाई जहाज से यात्रा करते समय मजा बहुत आता है, क्वेश्चन भले बाद में देख लेंगे। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है सर, लीक हो जाती है, क्योंकि सर ऊपर जाने के बाद वायु दाब में ना कमी आ जाती है, तो बस वो लीक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है बताओ? तो सर इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। अगला देखिएगा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? देखो झील एकदम पानी के नीचे से बुलबुला उठा और ऊपर तक आया तो उसका आकार सर बढ़ जाएगा और फिर फट जाएगा हैं? अब शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। अच्छा तुम लोग को एक बात बताएं, जैसे मान लो कोई नाम है इमेजिनरी, अब मैं नाम तो उस लड़के लड़की का नहीं रख सकता ना, तो अपने मित्र भी हैं, अब सुन लेंगे तो कल गाली गलौज पे हमसे उतर आएंगे। तो उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको मैसेज किया और इसीलिए मैं शुरू में हंसा था, बड़ा मजेदार हुआ। मान लो लड़की का नाम है कोई भी एक नाम रख लो यार, मान लो लड़की का नाम है सरिता, ठीक है ना, मान लो लड़की का नाम है सरिता। सरिता ने राहुल को ऐसे नहीं, तब तो तुम लोग पकड़ लोगे, इमेजिनरी मैसेज करते हैं। तो एक लड़की ने लड़के को मैसेज किया और बोला कि राहुल मेरी शादी होने वाली है, आज के बाद कॉल मत करना। तो राहुल ने उलट के मैसेज किया, मैं राहुल थोड़ी हूं, मैं तो सौरभ बोल रहा हूं। तो सरिता बोली हाँ हाँ ये बात राहुल को भी बता देना और तुम भी ध्यान रखना। बात समझ में आया? कि सरिता की शादी तय हो गई, सरिता ने राहुल नाम के लड़के को मैसेज किया कि राहुल आज के बाद मैसेज मत करना, लेकिन उस लड़के का नाम राहुल था नहीं। उसने कहा मैं राहुल थोड़ी बोल रहा हूं सौरभ। तो बोली हाँ ठीक है, उसको भी बता देना और तुम भी मैसेज मत करना। तो बात है आजकल समझ रहे हो, ये एक मेरे दोस्त के साथ हुआ है, तो वो 2 दिन से गाली दिए नहीं थक रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ले ले ले, ठीक है ना। स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक जीके स्टार्ट करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है बताइएगा? सर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है, मेट्रो का मुख्यालय भी कोलकाता में है, ठीक है ना, और दक्षिण पूर्व सीमांत रेलवे जो है आपके, मतलब ये चीज ये यहां पे भी कोलकाता है, यहां पे भी कोलकाता, ये पूर्वी रेलवे, ठीक है ना, यहां पे भी कोलकाता, और मेट्रो का हेडक्वार्टर भी कोलकाता है, मेट्रो का हेडक्वार्टर भी कोलकाता है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस देश में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय स्थित है बताइए? ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं? ऑप्शन के हिसाब से सीधा दिख रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एसटी समुदाय की 6 सीट लोकसभा में रिजर्व हैं, क्लियर है, जबकि एससी की सर्वाधिक सीट एससी की सर्वाधिक सीट, संख्या तो नहीं बोल रहा हूं, वो उत्तर प्रदेश में रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में एसटी की लोकसभा की कोई सीट रिजर्व नहीं है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हालांकि इस क्वेश्चन में ना बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है यार, कई तुम बुक उठा के देख लो, गूगल करके देख लो, अलग अलग आंसर। वैसे फिलहाल तो मैं जाऊंगा गोंड के साथ और इसको कट कर दूंगा। ये डेटा ना ऊपर नीचे होता रहता है, इस पे आपको करंट अफेयर के ऊपर करना होगा। इंडियन जी मैं बैच के लास्ट में बताऊंगा कि वरदान को कैसे ज्वाइन करना है। प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? सर प्रभात फेरी गुरु पर्व से संबंधित है, सिख धर्म से। हम लोग बचपन में जब ट्यूशन जाते थे तो सुबह 5-6 बजे वाहे नाम वाहे नाम वाहे नाम सतगुरु करते हुए सिख भाई लोग जाते थे, और फिर ये गुरु पर्व से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा खजुराहो नृत्य महोत्सव कब शुरू किया गया था? ये स्टैटिक जीके का लेवल है, ठीक है ना। और मैं अपने वरदान बैच में स्टैटिक जीके को खास महत्व दे रहा हूं, याद रखना। सिद्धेंद्र योगी के, अब ये वाला क्वेश्चन तो यार ना कई दिनों से गड़बड़ा रहा है, तो मैं इस पे तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, हटाओ इसको। नेक्स्ट, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद? सर शंभू महाराज हैं तो कथक कर रहे हैं, शंभू महाराज, गुदई महाराज, अच्छन महाराज, ये सभी लोग। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, ठीक है ना, तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट,
सतरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सतरिया जो है वो असम से। अब स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन खत्म हुए। अब आ जाते हैं करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। रेडी हो सब लोग? 10 क्वेश्चन। और याद रखना, करंट अफेयर डेली सुबह 8 बजे मैं आपको पढ़ाता हूं। डेली सुबह 8 बजे मैं आपको पढ़ाता हूं। प्लीज यार, सारे काम थोड़ा दरकिनार कर दो, लेकिन सुबह करंट अफेयर की क्लास मत छोड़ा करो। करंट अफेयर 2-4 दिन कर लोगे ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है? असम में। अब तो गोवा में भी शुरू हो गई, और बिहार में भी, झारखंड में भी, मध्य प्रदेश, बहुत सारी। आईफा अवार्ड्स 2023 में किसे? सर ऋतिक रोशन को, विक्रम वेधा के लिए। कल मैंने पूछा था। निम्नलिखित में से अभी हाल ही में सर्वाधिक गोल करने का यूरोपीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सर लियोनेल मेसी ने तोड़ा है, अर्जेंटीना के कप्तान। अगला, अभी हाल ही में अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया गया है? अटल भूजल योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का फैसला किया गया है? बी ऑप्शन, 2025 तक। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया? तो G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह बैठक का आयोजन उत्तराखंड। 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? बताइएगा। विनायक दामोदर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो सर इसकी राइट आंसर होगा बी, 140वां। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है सर, लाइव आ जाइएगा। ठीक है, हाँ बताइएगा। तो निम्न में से किसे हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन, रमेश डी धानुका। हाल ही में आयोजित मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? एक बात दिल से बताना, क्या इस बार सचमुच 2023 में प्रतिबद्ध हो कि एक सरकारी नौकरी चाहिए? दिल से बताओ यार, क्योंकि मैं ना इस बार इन 2-3 महीनों में मैं लिख करके देता हूं, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एक बार 2024 का चुनाव आ जाएगा, उसके बाद आप देख लेना नौकरियों का संभवतः अकाल पड़ जाएगा। अभी तो कभी आपने सुना है कि 2-2 वैकेंसी आ गई आपके CHSL की, 2-2 आ गई MTS की, IRB GD, इंडियन रिजर्व बटालियन में GD की वैकेंसी, मध्य प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश में 50,000 15 जुलाई को पुलिस की वैकेंसी, आपके वो क्या कहते हैं बिहार में 21,000 पुलिस की वैकेंसी। नहीं ना, मैं एक बात आप सबसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं, ये जो वरदान बैच लॉन्च हुआ है ना यार, इसे Y182 कूपन कोड के साथ सब लोग जुड़ जाओ। बहुत ही शानदार बैच है वरदान। मैं इसकी तुम्हें खासियत बताता हूं, जिसे जाना हो वो जा सकता है, जिस भी स्टूडेंट को जाना है वो चला जाए, और जिसको सुनना है वो 5 मिनट दे के सुन ले। बाकी उसका निर्णय है कि वह किस तरीके से इस चीज को हैंडल करेगा। ठीक है ना, वह किस तरीके से इस चीज को हैंडल करेगा यह उसका निर्णय होगा। मैं तो उसे कुछ भी नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन अपनी बात मैं जरूर रखूंगा। कम से कम बात रखने का तो अधिकार है। अड्डा स्टोर पे जाइए, अड्डा स्टोर पे जाके ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज में SSC में SSC MTS, ये मैं हर उस स्टूडेंट को वायदा करने को तैयार हूं जो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि सर हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। मेरे दोस्त, ये जो वरदान बैच है, पहले तो जान लो 217 रुपए में नहीं है। वरदान बैच के लिए कूपन कोड है Y182। ये कूपन कोड है तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, क्योंकि वरदान बैच कंप्लीटली मेरा है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाना चाहता हूं कि भैया ये कूपन कोड लगाओगे, आशुतोष त्रिपाठी सर के साथ रहोगे, कम से कम साथ दोगे। मैं एक बात बताता हूं वरदान बैच के बारे में। वरदान बैच में आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा पॉलिटी, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जियोग्राफी, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा स्टैटिक जीके, और आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा करंट अफेयर। ठीक है ना, करंट अफेयर्स। दिल से बताओ, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो या फिर बिहार पुलिस का या MTS का, सिलेबस यही है ना।
7 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाऊंगा और ये बैच आपको 217 रुपए में नहीं, लगभग 195 रुपीज के आसपास आपको पड़ेगा। 2-4 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, अड्डा के ऐप के थ्रू लेना। इस बैच की सबसे खास बात आपको बता दूं कि आपको हाथों से लिखा नोट्स, ठीक है ना, हाथों से लिखा नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा। इस बैच में पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, हैंड रिटेन नोट्स जो मैं बोलूंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। उसके अलावा आपको बताएं, इस बैच में हाथों से लिखा नोट्स, ये बैच शुरू होगा 11 जुलाई से। 11 जुलाई से यार आप लोगों ने ना अब तक जितना जो किया, सफल रहे असफल रहे, एक बार उसे किनारे कर दीजिए। एक बार जीवन में कमिटेड हो जाइए कि ये जो एमटीएस हवलदार की वैकेंसी आई है, जो मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है, जो बिहार हवलदार की वैकेंसी आई है पुलिस की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की 15 जुलाई को आने वाली है, एक बार इस बैच में आप ज्वाइन होकर के देखिए। मैं लिख करके दे रहा हूं, अगर आपने इस कूपन कोड पे भरोसा दिखाया, मेरे साथ जुड़ा, मैं वचन देने के लिए तैयार हूं कि मैं जिस तरीके से 60 दिन पढ़ाऊंगा इस बैच में, अगर आप जुड़ गए तो मैं आपके पढ़ने सोचने का तरीका चेंज कर दूंगा जीएस में। क्योंकि मुझे ना हिस्ट्री नहीं पढ़ाना, पॉलिटी नहीं, जो सिलेबस है, जो कॉमा कर करके सिलेबस आता है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। और इस बैच को लेने के लिए या तो आप अड्डा स्टोर पे आवे या अड्डा ऐप पर। मैं इस बैच की लिंक आपके स्क्रीन पे लगवाने जा रहा हूं। राघव सर प्लीज लगा दीजिएगा लिंक। आप उस नीली वाली पट्टी पे अब से 30 सेकंड बाद क्लिक करके वरदान बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, वरदान बैच के साथ आप उस नीली पट्टी पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, निर्णय लेना सीखो। 195 रुपए बहुत भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अपने लिए जंग करके सीखो, ठीक है ना, एक बार अपने लिए जंग लड़ो। एमटीएस हवलदार में तुम्हें अच्छे से पता है जीएस और इंग्लिश की क्या स्थिति है। बिहार पुलिस वाले में 70% जीएस का ही बोलबाला रहता है, तो फिर आप पीछे कैसे हट सकते हैं, ठीक है ना, आप पीछे कैसे हट सकते हैं। सर लिंक लगा दीजिएगा वरदान का, ओके थैंक यू सर। तो ये आप पीछे कैसे, देखिए आपके स्क्रीन पे वरदान बैच की लिंक लग गई है। और प्लीज एक बात और मेरी ध्यान रखिएगा, कूपन कोड Y182 ही लगाइएगा। यही कूपन कोड लगाएंगे तो मुझे आपकी जानकारी रहेगी कि हाँ भैया Y182 कूपन कोड लगाने का मतलब कि मेरे पास आपका इंफॉर्मेशन आ जाता है। इससे पहले, अच्छा इसमें मेरे हजारों स्टूडेंट होंगे जो मुझसे पहले पेड भी पढ़े होंगे। सच सच अपना फीडबैक दो। अगर आपको लगता है कि आशुतोष सर इस तरीके से जीएस पढ़ाते हैं कि मजा आ जाता है, तो कमेंट बॉक्स में यार अन्य दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ओके लिखो। इस ओके का मतलब होगा सर वास्तव में एक एक चीज समझ में आ जाती है। अगर यार नहीं समझ में आएगी तो मत लिखना ओके, क्योंकि तुम्हारे कहने पे शायद कोई 1-2 स्टूडेंट मोटिवेट होकर ये कोड लगा के बैच लेंगे। उनका पैसा मत खराब करना, मैं लाइव में इतना तक बोलने को तैयार हूं। लेकिन अगर लगता है कि हाँ सर आप जी जान झोंक देते हो बैच के पीछे, तो ओके लिखना। पिछला एमटीएस गवाह है, फॉर्म भरने के दिन से लेके आखिरी दिन तक, जबकि 1-1.5 महीने एग्जाम चला था, आखिरी दिन तक मैंने क्या किया था, पढ़ाया था, संपूर्ण निचोड़ करवाया था। और आज की आपको बात बताओ, दिल से बताऊं, 7 बजे पेट दर्द हो रहा था, मैनेजर सर से जाके बोला कि सर आज मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। वो इतने डेडिकेटेड, नहीं यार प्लीज ले लो, आधे घंटे बच्चे आपका वेट करेंगे। फिर किसी तरह मैनेज करके आके खड़ा हो गया कि ठीक है यार पढ़ा लो। तो मेरी बात मान लो, एक बार अपने लिए, आज गुरु पूर्णिमा है ना, मान लेना कि आशुतोष सर को 195 रुपया गुरु दक्षिणा दे दिए। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरा पॉलिटी आपको संविधान पढ़ा दूंगा, मैं पूरी हिस्ट्री अकबर बाबर का बाप बना दूंगा, नहीं। मुझे सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है कि कैसे सिलेक्शन दिलवाना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी पेड बैच में कोई स्टूडेंट आके मुझसे ये बोलेगा अरे गुरुजी ये वाला टॉपिक छूट गया, तो मैं उससे कहूंगा पता है हिस्ट्री में 3 साल बीए, 2 साल एमए, 3-4 साल पीएचडी, 8 साल की हिस्ट्री को तुम कम से कम 2 साल तो पढ़ लो। पॉइंट समझ रहे हो? तो क्योंकि मुझे टू द पॉइंट जो एमटीएस हवलदार का हूबहू सिलेबस है वो पढ़ाना है। और आप किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, जुड़िए इस बैच के साथ। एमटीएस, बिहार, यूपी, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो लल्ला, जिसमें आपको जीएस के इन सब्जेक्ट की जरूरत हो, जुड़ जाओ वरदान बैच के साथ।
मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको यह मिलेगा, ठीक है। और इस क्लास की कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ, लला पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अड्डा के ऐप पे दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ वैलिडिटी जो है अरशद अली मेरे दोस्त, इसकी 3 महीने है, 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी है। अरे अब जुलाई चल ही रहा है, सितंबर में ही एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर तक इसकी वैलिडिटी है, ठीक है ना। वैलिडिटी हम देख लेंगे यार, वैलिडिटी का टेंशन मत लो। तो क्या मैं आज भरोसा करूं कि आप सभी के सभी लोग वरदान बैच में Y182 कूपन कोड लगा के जुड़ रहे हैं? यार एक बार मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैंने ऐसा कोई अमाउंट भी नहीं कहा है कि लाओ अंबानी जी का एंटीला लिखवा लूंगा, 1 रुपया इसमें मुझसे नहीं मिलने वाला है। ये कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर और इधर उधर खर्चे उस पर जाए, मुझे मेरी सैलरी मिलती है। किसी के मन में आवे ना अरे आशुतोष सर कमा लेंगे, ना लल्ला नहीं कमा लेंगे। मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं जो नौकरी करता है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ लेकिन मेरा प्रोफेशन है पढ़ाना, तो मैं ईमानदारी से पढ़ाना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। ईमानदारी से पढ़ाना चाहता हूं। अब एक और इंफॉर्मेशन दे दें। हाँ सर, हाँ, अब एक और इंफॉर्मेशन दे दूं आपके लिए। अब वो वरदान बैच की लिंक जहां लगी है वहां पे मैं एक गूगल फॉर्म भरने जा रहा हूं, गूगल फॉर्म का लिंक लगाने जा रहा हूं। एक्चुअली गूगल फॉर्म का लिंक इसलिए लगाने जा रहा हूं क्योंकि 16 जुलाई को हम आने वाले हैं, अड्डा की टीम आने वाली है पटना। तो पटना में कौन कौन लोग हम लोग से मिल रहे हैं, आपकी व्यवस्थाएं वहां पे हम लोग क्या करें, वो स्टूडेंट देखना पड़ेगा ना भैया हमारे कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आपके लिए एक गूगल फॉर्म दिया जा रहा है जिसकी लिंक भी लगा दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगी। प्लीज उस लिंक को भर दीजिएगा जितने लोग पटना सेमिनार में आ रहे हैं। आप देखिएगा वो वरदान बैच की जो लिंक लगी है वहां पे अभी एक गूगल फॉर्म लग जाएगा, तो प्लीज उसको भर दीजिएगा। सभी के सभी लोग उस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है ना। सभी के सभी लोग उस फॉर्म को भरेंगे तो हमको ये भी हो जाएगा ना कि भैया हमारे स्टूडेंट्स और भी जगह हमको चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज वो पटना सेमिनार का आपके चैट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, उसको भर दीजिए, ठीक है। 16 जुलाई को उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा, वहां हम लोग मिल रहे हैं। तो एक बार बताइए सब लोग पटना की तैयारी में है ना, आया जाए ना 16 जुलाई को पटना, होगा ना धुआंधार मुलाकात, और होगी ना वहां पे ये वाली बात कि कहत रही तक कहत रला कि कहत है तक कहत हुआ, यही सब होगा और क्या किया जाएगा, ठीक है यार। देखो पढ़ाई अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने दिनों के बाद मिले हो गले तो मिलना बनता है वाली बात है कि पटना में यार आए बहुत दिन हो गया, तो वी आर कमिंग पटना, हमारी पूरी टीम आ रही है पटना। और प्लीज सभी लोग गूगल फॉर्म भरिएगा, वो जो लिंक लगी हुई है पटना सेमिनार की, ठीक है ना। देखो ना चैट बॉक्स में लगी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा, ठीक है। खैर कूपन कोड Y182 लगा के वरदान बैच के साथ जुड़िएगा। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान दीजिएगा, अपनों का ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।